सुप्रभात। आज मैं पुनः नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं इस वीडियो में हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में संकलित जन कवि बाबा नागार्जुन द्वारा रचित महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक कविता प्रेत का बयान लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बाबा नागार्जुन हिंदी के प्रगतिशील विचारधारा से युक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर अपने काव्य की रचना की है। तो इस कविता में इन्होंने भारतीय कार्यालयी व्यवस्था में निहित घूसखोरी की प्रवृत्ति को उजागर करने की पूरी कोशिश की है। इस प्रवृत्ति को उजागृत करने के लिए इन्होंने मिथक का सहारा लिया है। इन्होंने दिखलाया है कि एक शिक्षक की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद वह प्रेत बनकर यमराज के सामने उपस्थित होता है। यमराज उस प्रेत से पूछता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हो गई, क्या वजह थी मृत्यु की। और इस तरह इस कविता की शुरुआत होती है। नागार्जुन ने इसमें मिथकीय जो चेतना है उसका पूरा इस्तेमाल किया है। यमराज कहते हैं, ओरे प्रेत करक कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू। भूख से, अकाल से, बुखार काला जार से, पेचिश बदहजमी प्लेग महामारी से कैसे मरा तू, सच सच बतला। कहा जाता है कि जब व्यक्ति मरता है तो वह सीधा यमराज के पास जाता है और यमराज उस आत्मा से पूछते हैं उनके कर्म के बारे में, अच्छे बुरे कर्म के बारे में, और उनके अच्छे बुरे कर्म के ही आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक दिया जाता है। तो यहाँ भी जब वह शिक्षक मरकर यमराज के पास जाता है तो यमराज पूछते हैं कि तुम सच सच बतलाओ कि तुम कैसे मरा। भूख से मरा या अकाल के शिकार हो गए या कोई बीमारी हो गई थी, बुखार हो गया था या कालाजार हो गया था, या फिर तुम किसी महामारी के शिकार हो गए थे, कैसे मरे हो, इसका सही सही जवाब दो। यमराज कड़क कर पूछते हैं उस प्रेत से। प्रेत यमराज की उस कड़क भरी आवाज को सुनकर कांप उठता है। खड़ 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 हड़ 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 कांपा कुछ हारों का मानवीय ढांचा, नचाकर लंबी चमचों सा पंचंगुड़ा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। इस पंक्ति में कवि ने उस शिक्षक की जो शारीरिक स्थिति थी, भूख और अभाव में जिस तरह से उसका शरीर सूख चुका था, जिस तरह से वह पूरी तरह से अकाल के शिकार हो गया था, उसका वर्णन किया है।
कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, शरीर में हड्डियां दिखाई पड़ रही थीं। बहुत दिनों से खाना नहीं मिला था। नचाकर लंबी चमचों सा पंचंगुड़ा हाथ लग रहा था जैसे चम्मच की तरह हो गई है। हाथ में मांस नहीं बच गए थे। रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। बिल्कुल पतली सी आवाज में धीरे धीरे वह प्रेत बोलता है, यमराज के जब प्रश्न का जवाब देता है। वह कहता है, महाराज सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अब हम गुलाम नहीं, नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। वह प्रेत कहता है कि महाराज मैं सच सच बोलूँगा, थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब हम गुलाम भारत के नागरिक नहीं हैं, स्वतंत्र भारत के हैं। अब मेरे मन में कोई भी भय नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई भी डरावना स्थिति नहीं है। मैं बिल्कुल सच सच बोलूँगा, क्योंकि मैं स्वाधीन भारत का नागरिक हूँ। पूर्णिया जिला है, सूबा बिहार के सिवान पर, थाना धमदाहा, बस्ती रुपौली, जात का कायथ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। यमराज ने उस प्रेत से भूख का कारण पूछा था, लेकिन वह पूरी तरह से बात को घुमा घुमा कर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। वह बतलाता है कि मैं पूर्णिया जिले का हूँ, मेरा थाना धमदाहा है और बस्ती रुपौली है। रुपौली गांव में मेरा जन्म हुआ था। मैं कायस्थ जाति में जन्म लिया था, कायस्थ जाति का हूँ। उम्र भी बहुत अधिक नहीं, मात्र 55 साल की हुई है। ऐसे भी सरकारी नौकरी में लोग 60 वर्ष तक कम से कम नौकरी करते हैं, तो उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। अब वह बता रहा है कि मैं पेशे से सरकारी स्कूल का शिक्षक था, मास्टर था। तनख्वाह थी 30 रुपया, सो भी नहीं मिली। वह कहता है 30 रुपये की तनख्वाह थी मेरी, वो भी नहीं मिली समय पर। मुश्किल से काटे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने। 9 महीने तक पैसे नहीं मिले, तनख्वाह नहीं मिला, जिस वजह से हमारी यह दुर्गति हुई है। घरनी थी, माँ थी, बच्चे थे 4, आ चुके हैं वे भी दया सागर, करुणा के अवतार, आप ही की छाया में। वह कहता है 9 महीने तक मुझे वेतन नहीं मिला। मेरे साथ मेरी घरनी थी, पत्नी थी, माँ थी और 4 बच्चे थे। यानी कुल मिलाकर मेरे परिवार में 7 सदस्य थे, लेकिन सबके सब आ चुके हैं। वे भी आप ही की दया, आप ही की शरण में, वे सारे के सारे पैसे के, धन के अभाव में, भोजन के अभाव में एक एक कर मृत्यु को प्राप्त कर आपकी शरण में आ चुके हैं वे सभी दया सागर, करुणा के अवतार, आप ही की छाया में। सब के सब मर गए हैं, कोई भी नहीं बचे। अंत में मैं ही बचा था और अंततः मैं भी आप ही की शरण में आया। मैं ही था बाकी, क्योंकि कर्मी की पत्तियां अभी कुछ शेष थीं। हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में मनोबल शेष था, सूखे शरीर में। वह प्रेत कहता है कि मैं ही केवल बाकी बचा था, क्योंकि अभी भी पुश्तैनी जो पोखर है उसमें कुछ कर्मी के साग बचे हुए थे, जिसे खा खा कर मैं जिंदा रहा। और हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में मनोबल शेष था, सूखे शरीर में। कहते हैं शेष शरीर में मनोबल था मेरे, उसी मनोबल की वजह से, इस सूखे शरीर में जो मनोबल था, जो जीने की इच्छा थी, इस वजह से मैं अब तक जिंदा रहा उस कर्मी के साग को खा खा कर। लेकिन अंत में वह भी समाप्त हो गया और अंततः मेरी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। अरे वाह! यमराज प्रेत की इस लंबी चौड़ी गाथा को सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि यमराज ने तो बस केवल मृत्यु का कारण पूछा था, लेकिन वह प्रेत अपना पूरा बयान ही देना शुरू कर दिया, अपनी पूरी वास्तविकता ही बतानी शुरू कर दी।
यह देखकर यमराज आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, अरे वाह, भवाकर हंस पड़ा नरक का राजा। दमक उठी झालड़ें कंपमान सिर के मुकुट की, फर्श पर ठोक कर सुनहला लोह दंड। अब श्वास की हंसी हंसा दंड पानी महाकाल। बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूँ। वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे। यमराज उस प्रेत की वाकपटुता को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और खुश भी होते हैं। वे हंसते हैं और अपने लौहदंड को जमीन पर फर्श पर पटक कर वे कहते हैं उस प्रेत से, बड़े अच्छे मास्टर हो, बहुत चतुर मास्टर हो तुम, आए हो मुझको भी पढ़ाने। क्या तुमने धरती पर बच्चों को सब दिन पढ़ाया और लगता है आज मुझे भी पढ़ाने आए हो? मैं भी क्या तुम्हें बच्चा समझ में आ रहा हूँ? वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे। यमराज को तो सब पता था यह शिक्षक कैसे मरा है, भूख से मरा है, अन्न के अभाव में मरा है। लेकिन इतनी बात बताने के बाद भी वह प्रेत यह नहीं कहता है कि मेरी मृत्यु भूख से हुई है। तो यमराज पूछते हैं, तो तुम भूख से नहीं मरे हो? हृदय हद से ज्यादा डालकर जोड़ होकर कठोर प्रेत फिर बोला। जब यमराज कहते हैं क्या तुम भूख से नहीं मरे हो, तो प्रेत फिर पूरा जोर लगाकर, हद से ज्यादा जोर डालकर वह कठोर भाषा में फिर बोलता है, अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा? कीजिए न कीजिए आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती, साक्षी है आकाश, और भले नाना प्रकार की व्याधियां हों भारत में, किंतु उठाकर दोनों हाथ किट किट करने लगा जोड़ों से प्रेत। किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। उस प्रेत को भूख शब्द सुनकर ही क्रोध आ जाता है। वह वास्तविकता तो यह है कि भूख से ही मरा है, लेकिन वह स्पष्ट शब्दों में नहीं कहता कि मैं भूख से मरा हूँ। तो वह कहता है, आप विश्वास कीजिए या ना कीजिए, साक्षी है धरती, यह आकाश, और नाना प्रकार की व्याधियां हों भारत में, किंतु हजारों प्रकार की, सैकड़ों प्रकार की व्याधियां हैं, बीमारी है, अकाल है, महामारी है, सब कुछ है, लेकिन भूख नाम की कोई व्याधि हमारे देश में नहीं है। भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। भूख भी क्या भारत में व्याधि के रूप में है क्या? जिस तरह से व्याधि के शिकार होकर इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्या भूख भी भारत में एक व्याधि के रूप में है? वह प्रेत कहता है कि मुझे इस व्याधि के बारे में कोई पता नहीं है कि भूख रूपी व्याधि भी भारत में है जिसका शिकार मैं हुआ हूँ। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। वह यमराज को ही सावधान करते हुए कहता है कि आप भूख का नाम फिर दोबारा कभी नहीं लीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति व्याधि से मरता है, अकाल से मरता है, महामारी से मरता है, और भूख नाम की कोई व्याधि है मुझे पता नहीं, इसलिए आप पुनः भूख शब्द का इस्तेमाल मेरे सामने नहीं कीजिएगा। निकल गया भाव आवेश का, तदनंतर शांत स्मृति स्वर में प्रेत बोला, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है। अंत में प्रेत क्रोध में व्यक्त अपनी वाणी के बाद धीरे धीरे शांत होता है और फिर वह बिल्कुल शांति के साथ बोलता है, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, सुनिए महाराज,
तनिक भी पीड़ नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला। बिल्कुल सहजता पूर्वक वह कहता है कि जहाँ तक मेरा संबंध है महाराज, मुझे कोई भी दुख नहीं, कोई भी दुविधा नहीं थी, तनिक भी पीड़ा नहीं थी, सरलता पूर्वक मेरे प्राण निकले थे तब जबकि सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला। यानी पेट में अन्न के अभाव में जो पेट है वह अपना काम करना बंद कर दिया। पेट की जो आंतरिक स्थिति है वह निष्क्रिय हो गई और इस भूख के अभाव में मेरे प्राण, भूख की वजह से, अन्न के अभाव में मेरे प्राण निकले हैं। सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षक प्रेत की रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। स्वाधीन भारत के जो शिक्षक थे, वह जो प्रेत था, उसकी इस वास्तविक स्थिति को सुनकर यमराज निरुत्तर हो गए। उसे कोई भी उत्तर देते नहीं बना और यमराज एकटक उसके चेहरे को, उसकी बात को सुनते रह गए। इस तरह नागार्जुन जी ने इस कविता में मिथकीय चेतना के सहारे भारतीय, स्वाधीन भारतीय जो कार्यालयी संस्कृति है, उसमें जो घूसखोरी की प्रवृत्ति है, जो कार्यहीनता की स्थिति है, उसका यथार्थ वर्णन किया है। आज़ादी के पहले तो हमको पता था कि हम गुलाम हैं, अंग्रेज हमारे हित में कभी नहीं सोचेगा और हम उस गुलामी की जंजीर को तोड़ते हैं, आज़ाद होते हैं। लेकिन हम स्वतंत्र भारत में भी ठगे जाते हैं, कहीं से भी कोई सुविधा नसीब नहीं होती और नौकरी करते ज़रूर हैं, लेकिन वेतन समय पर नहीं मिलने की वजह से अनेकानेक कष्टों का सामना करना होता है। तो यहाँ इस शिक्षक को भी 9-9 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है, वेतन नहीं मिलता है। इस वेतन के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, 4-4 बच्चे अकाल कवलित हो जाते हैं और उस वेतन के अभाव में अंततः उस कर्मी की भी मृत्यु हो जाती है। यह स्वतंत्र भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि कार्यालय व्यवस्था किस तरह से पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा गई है, जहाँ की अपने कर्मी का भी ध्यान नहीं रखा जाता। जब कर्मी को समय पर वेतन नहीं दिया जाएगा, उसकी सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो फिर वह काम क्या करेगा। तो कहीं न कहीं आज भी वही स्थिति है शिक्षकों की समाज में, जहाँ की कभी वेतन का अभाव, प्रायः वेतन का अभाव देखने को मिलता है। 2 महीना 4 महीना पर वेतन मिलता है। यही वजह है कि आज भी समाज में शिक्षक उपेक्षित, अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और अभाव में जीने को अभ्यस्त हो चुके हैं। तो इस कविता में नागार्जुन जी ने भारतीय कार्यालय पद्धति पर सटीक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है और इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय जो कार्यालय व्यवस्था है उसको एक मार्ग भी प्रदान करने की कोशिश की है। व्यंग्यात्मक लहजे में ही सही एक रास्ता दिखाने का प्रयास है कि जो भी कर्मी हैं उसे समय से वेतन मिले, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, तभी वह कुशलतापूर्वक अपनी योग्यता का इस्तेमाल बच्चों के विकास में कर पाएंगे, अपने समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो कुल मिलाकर नागार्जुन जी ने इस कविता में भारतीय स्वतंत्र भारत की जो स्थिति है, इसके प्रति यहाँ के राजनेताओं
यहाँ के अफसरों एवं कार्यालय में कार्यरत उन कर्मचारियों को का ध्यानाकृष्ट करने का प्रयास किया है जो सीधे सीधे इस वेतन से संबंधित कार्य में लिप्त हैं, और उन्हें आगाह किया है कि अपने कर्मी का सही से ध्यान रखा जाए और समय पर उसे वेतन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कि वह अपने समाज एवं राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। इस तरह यह कविता यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।